गाइस, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। हमने रिलेशन पूरा फिनिश कर लिया है अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। तो रिलेशन में आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी और फंक्शन में भी अब नहीं हो रही होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने फंक्शन में कर रखे हैं डोमेन और रेंज निकालने के, और फंक्शन को हमने अच्छे से समझा भी कि क्या होता है। तो आई होप अब इतना जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी बच्चों। तो उसी क्रम में अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। और हमने ये कहा था कि डोमेन रेंज से कनेक्टेड होगा, क्योंकि जो एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे अनटू फंक्शन। तो अनटू में कोडोमेन और रेंज के बीच में एक रिलेशन होता है कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाता है। तो अगर हमें रेंज निकालना नहीं आता रहेगा तो समस्या होगी। इसीलिए पहले हम लोगों ने बच्चों डोमेन और रेंज निकालना अच्छे से सीख लिया था। ठीक, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये जो रिलेशन और फंक्शन है, हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो 6 यूनिट्स में बटा हुआ है। उसमें जो यूनिट 1 है वो हमारा रिलेशन और फंक्शन है ना। थोड़ा सा इसके सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस में कम से कम वो तो ना छूटता रहे, एक्स्ट्रा हो जाए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। यूनिट 1 बच्चों हम लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, अब कितनी डेप्थ तक पढ़ना है ये सिलेबस को देख के पता चलता है ना, बिना उसके आइडिया आप नहीं लगा सकते। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में जो सबसे पहले हमें पढ़ना टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली है ना। इसमें जो टॉपिक्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ, पहला जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ऐसे ही जो यूनिट हम लोग पढ़ते जाएंगे उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस अलग अलग कर लेंगे, तो एक साथ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रखा हमने, 3 टाइप का होता है। ठीक, जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पहला हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्सिव, दूसरा बच्चों हम लोगों ने देखा था सिमेट्रिक। वैसे तो बहुत टाइप के डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। इन तीनों को हमने पढ़ लिया, ये पहला टॉपिक था आपके इस यूनिट का। ठीक, दूसरा टॉपिक जो है, ठीक, और इक्विवेलेंस रिलेशन, एक कंबाइंड रूप से हम लोग देख लेते हैं। तो यही टोटल आपको रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना ही था। यही आपको इनके जो 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वही मिलके बाद में इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जो तीनों हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस कहलाता है। इतना ही आपको रिलेशन में पढ़ना था, और हम लोगों ने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक, रिलेशन में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। और आपको ध्यान रहे कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो इसका वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है आउट ऑफ 100। तो 1/10 पार्ट आपका सिर्फ यूनिट 1 है, और कितना टॉपिक है, बस टाइप्स ऑफ रिलेशन ना। तो रिलेशन से ये क्लियर हो गया। अब फंक्शन में जो है, इसमें अब आपको सिंपल फंक्शंस इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपको इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो जो दूसरा है इसी यूनिट के अंतर्गत वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो फंक्शन के डोमेन और रेंज हम लोग निकालना सीख रहे हैं, ये हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम देंगे। ठीक, या अगर यहाँ नहीं काम देगा तो जो तमाम प्रकार के इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज होते हैं वहाँ पर रिलेशन और फंक्शन के डोमेन रेंज निकालना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस पर्पज़ से आपके लिए जो लेक्चर्स चल रहे हैं फंक्शन के, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ हमें क्या पढ़ने, डिफिनीशंस छोटे मोटे पढ़ने हैं। इसमें जो डिफिनीशंस आएंगे इनकी, कि साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है, डिटेल में बात हम लोग करेंगे। इसके बाद डोमेन और रेंज इसमें निकालना सीखना है, डोमेन सीखना है, रेंज सीखना है। ठीक, और इसमें बच्चों छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इसमें छोटे छोटे जो फार्मूले होंगे उनको हमें पढ़ना होगा। ठीक, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको 10 मार्क्स इस यूनिट से मिलेंगे। ठीक, और सिलेबस की बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ यूनिट 1 पढ़ रहे हैं तो यूनिट 1 की बात करेंगे। अब इसमें जैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे जो हम लोगों का चल रहा है, तो ये लगभग खत्म हो जाएगा रिलेशन और फंक्शन। फंक्शन में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारा बचेगा ना, और इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यूनिट 1 हमारा कंप्लीट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस तो अभी आपको बहुत नहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जो सिलेबस में है उसको तो देखेंगे, उसके साथ ही आजू बाजू भी हम लोग हाथ पैर मारेंगे कि जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सिलेबस के बारे में खींच के थोड़ा सा देख लिया जाए, बट एग्ज़ाम टाइम में उनको हम छोड़ देंगे,
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन हमें चाहिए होता है। तो एग्ज़ाम जब आए तब आप इस पर इसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ें। लेकिन अभी एग्ज़ाम्स नहीं है, अभी वो प्रेशर्स नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास सीखने का समय। तो अभी जो चीज़ें भी आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उस पर बहुत ज़्यादा ये मत देखें कि सिलेबस में है कि नहीं है, क्या बाहर से पढ़ा रहे हैं क्या अंदर से। अभी जो भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है उसको आप सीखते चलें, उसको आप एक्यूमुलेट करते चलें। बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो आप अगर नहीं ज़रूरी लगेगा तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो इसके बाद इसलिए हमने इसको बता दिया कि आप अगले टॉपिक के लिए तैयार रहेंगे। जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। चलिए, तो इसका लगभग हाफ हमने कर लिया है। जो रिलेशन वाला टॉपिक है, रिलेशन वाला पार्ट है, उसको हम लोगों ने पूरा कर ही लिया है। और आज में भी हम लोग जो फंक्शन जो हमारा चल रहा है उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। इसको हम लोग फिनिश करें क्योंकि एक्सप्लिसिटली इस टाइप के फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन इनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डोमेन रेंज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, क्या क्या हमने देख लिया, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने देख लिया कि पहले तो सिंपल फंक्शंस जो जिनका कोई स्पेशल नाम नहीं है उनको हमने डोमेन और रेंज निकालना उनका सीख लिया ना, या इसी को हम अलजेब्राइक फंक्शन कह सकते हैं, इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई। अलजेब्राइक फंक्शंस, इसकी हम लोगों ने बात कर ली है, इनके डोमेन रेंज को निकालना सीख लिया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था बच्चों, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीख लिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोगों ने कर ली है, कैसा होता है, इसका नेचर क्या होता है, कब इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, कब डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। और यही काम हम लोगों ने बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए कर लिया है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी कर ली है, कंप्लीट स्टडी कर ली है, डिटेल्ड स्टडी कर ली है। फंक्शन इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक, उनका डोमेन रेंज निकालना सीख लिया है। तीसरा जो बच्चों हम लोगों ने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था और बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आमतौर पर आपको क्लास 11th में इन लोगों से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसको अपर लेवल पर ले गए जो वहाँ पे नहीं बताया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, स्टेप फंक्शन भी कहते थे। स्टेप फंक्शन क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप की तरह बनता है, सीढ़ियों की तरह बनता है। या इसी को हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते थे क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे निकलती थी बच्चों, नीचे वाला इंटीजर जो भी ब्रैकेट के अंदर रहता था उसके छोटा वाला इंटीजर आता था, मतलब नीचे, मतलब फ्लोर, इसीलिए उसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता था, ठीक। तो इन जो मेज़र हैं, ये जो मेज़र फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली है। अगर ये किसी फंक्शन में दिखते हैं तो उसका डोमेन रेंज कैसे निकलेगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है। जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन था वैसे ही टाइप्स ऑफ फंक्शन भी आता है। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, इसमें जो सबसे पहला हमें पढ़ना होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन या इसी को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन या फंक्शन को मैप भी कहा जाता है, तो वर्ड्स हैं फंक्शन और मैप, ठीक। ये है। अब ये क्या होता है, किसी फंक्शन को हम कब वन वन कहेंगे, इसके बारे में हम पता करते हैं। भाई देखिए, सबसे बेसिक डेफिनेशन आप याद करिए। हमने कहा था अगर कोई फंक्शन है तो एक डोमेन होगा, उसका एक को डोमेन होगा। मान लेते एफ जो है वो मैप है ए से बी में, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी एलिमेंट है। तो हमने कहा था कि इधर का एक एलिमेंट दो पर नहीं जाना चाहिए, बट ये केस पॉसिबल है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ही जगह पर आ जाएं, ऐसा केस संभव है। तो इस केस में ये वन वन नहीं रह गया। वन वन का मतलब एक एक पर जाए, एक एक पर जाए, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, या ए हमारा डोमेन है तो डोमेन कह देते हैं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन
हैव डिफरेंट इमेजेस, सिंपल सा डिफिनेशन, हैव डिफरेंट इमेजेस। अगर हम अलग अलग एलिमेंट लें, मान लीजिए यहाँ ए लें यहाँ बी लें, तो ए की इमेज कुछ और आनी चाहिए, मान लीजिए C1 आनी चाहिए, बी की इमेज C1 नहीं आनी चाहिए, मीन्स C2 आनी चाहिए। तो अलग अलग आनी चाहिए इमेज, सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। इसीलिए इसका नाम 1-1 रखा गया है कि एक एलिमेंट एक पर ही जाएगा। अगर कोई एलिमेंट यहाँ चला गया तो डोमेन का कोई और एलिमेंट यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंस में ये 1-1 या इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक, इंजेक्टिव कहते हैं। तो अब ये तो ठीक है, वर्ड्स में इसकी डिफिनीशन ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे चेक करें कि ये 1-1 है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि दो एलिमेंट की इमेज बराबर है। क्या मान लेंगे, दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, मीन्स ऐसे मान लेंगे, मान लेते हैं ए भी यहाँ जा रहा है, बी भी यहाँ जा रहा है। अब अगर ए और बी अलग अलग होंगे, ए और बी अलग अलग होंगे और अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम बन रही है तो ये 1-1 नहीं रह जाएगा। तो अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर है और इससे हम दिखा दें कि एलिमेंट बराबर हो गए, इससे हम क्या दिखा दें बच्चों कि एलिमेंट भी बराबर हो गए, तो मैप क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। भाई हमने क्या माना, मान लेते हैं दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज बराबर है, fx1 बराबर fx2। अगर हम दिखा दें अलग अलग ना होकर एक ही है तो हमारा काम हो जाएगा, तो अपने आप मैप क्या बन जाएगा, 1-1 बन जाएगा। मैप क्या बन जाएगा, 1-1 बन जाएगा। तो यही चेक करने का हमारा तरीका होगा कि अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो हम दिखा दें कि एलिमेंट भी बराबर है तो मैप 1-1 हो जाएगा। या इसका रिवर्स भी हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या दिखा सकते हैं, हम मान लें कि एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैं और इनकी इमेज को भी हम डिफरेंट दिखा दें, तब भी मैप क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आपको याद करनी है, ये दो कंडीशंस आपको समझनी है दिखाने के लिए। आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, पूछेगा 1-1 है कि नहीं है, ऑन2 है कि नहीं है, चेक करिए। तो आप इन दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, चाहे आप इमेज को इक्वल मान के एलिमेंट को इक्वल दिखा दीजिए तब भी 1-1 हो जाएगा, या आप एलिमेंट को इक्वल ना मान के दिखा दीजिए कि इमेज भी इक्वल नहीं होगी इन दिस केस, तो हमारा जो मैप है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1-1 हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं। या कभी कभी ये ग्राफ से भी आसानी से चेक हो जाते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड भी आपको हम बताएंगे 1-1 चेक करने का, जैसे फंक्शन चेक करने का हमारा था, फंक्शन चेक करने का था, ऐसे ही, ठीक, जस्ट अ सेकंड, करने का हमारा था ग्राफिकल मेथड, वैसे ही 1-1 चेक करने का भी ग्राफिकल मेथड होता है। पहले एग्जाम्पल छोटा सा हम समझेंगे, आसान सा एग्जाम्पल, फिर वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। मान लीजिए आपको मैप दे दिया f फ्रॉम R to R given by fx इक्वल्स टू, मान लीजिए 2x + 3, एनीथिंग ऐसे डिफाइन कर दिया, कुछ भी पता करना है कि ये 1-1 है कि नहीं है। तो पहला तरीका हमने आपको क्या बताया, देखिए मान लीजिए कि दो एलिमेंट की जो इमेज है वो बराबर है और फिर एलिमेंट को बराबर दिखा दीजिए। मीन्स इसको 1-1 दिखाने के लिए हम क्या मान लेंगे, लेट fx1 बराबर fx2, और हमारा एम क्या होगा, हमारा एम ये दिखाना होगा कि x1 बराबर x2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए अगर fx1 बराबर fx2 हमने मान रखा है तो fx1 क्या हो जाएगा, 2x1 + 3 हो जाएगा और fx2 क्या हो जाएगा, 2x2 + 3 हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2 मिल जाएगा। तो यही तो हमें दिखाना था, यही हमें दिखाना था। ठीक, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लेते हैं एलिमेंट बराबर नहीं है, अब हमको दिखाना है कि fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप का हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो 2x1 भी 2x2 के बराबर नहीं होगा।
और अगर 2x1 2x2 के बराबर नहीं है तो दोनों साइड में 3 जोड़ देंगे, इक्वल चीज़ जोड़ेंगे तब भी वो बराबर नहीं होगा, तब भी वो बराबर नहीं होगा। और यही क्या है, यही fx1 की डिफिनीशन है और यही हमारी fx2 की डिफिनीशन है। बात ठीक। तो ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई भी आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं। अब 1 1 का मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि x की एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू मिले, x की दूसरी वैल्यू के लिए y की दूसरी वैल्यू मिले। ठीक, तो इसको देखो ग्राफ से, अगर हमें मान लीजिए ये तरीका ना पता होता, इसी को हमें ग्राफ को देख के बताना है। भाई ये क्या है, y बराबर 2x + 3, ये एक ग्राफ है, इसका ग्राफ बनेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से देखते हैं कि ये 1 1 क्यों नहीं हो, 1 1 क्यों है। ग्राफ ऑफ fx, तो देखिए हमें क्या दिया है, y बराबर 2x + 3। क्लास 9th में ही आप लोग ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि ये x को कहाँ काट रहा है और y को कहाँ काट रहा है। x को जहाँ काटेगा वहाँ y 0 होगा, y 0 रख दीजिए, y 0 रखेंगे तो x बराबर -3/2 आ जाएगा, मीन्स यहाँ कहीं आ जाएगा। चलिए -3/2 मान लेते हैं यहाँ, और जैसे ही x 0 रखेंगे y 3 मिल जाएगा। तो मतलब ये लाइन कुछ ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है। अब ध्यान दीजिए कि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, कोई भी कहीं भी, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैप 1 1 है तो उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करता है तो ग्राफ जो है हमारा वो 1 1 मैप का नहीं होगा, वो 1 1 मैप का नहीं होगा। जैसे एक तो ठीक है, ये 1 1 वाला हो गया, एक ऐसे ही ग्राफ बना के देखते हैं जो 1 1 ना हो, उसको भी तो पता करना पड़ेगा। चलिए एक और फंक्शन हम ले लेते हैं यहीं पे, छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल, R2R गिवन बाई fx मीन्स y = x²। ये हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए, पहले तो हम इन दो तरीकों से देखेंगे, उसके बाद ग्राफ वाला देखेंगे, ताकि चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चले, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब यहाँ पर क्या दिखाना है कि अगर fx1 बराबर fx2 ले तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं fx1 बराबर fx2, हमें दिखाना है कि x1 बराबर x2 हो जाएगा। अब fx1 क्या होगा, x1², fx2 क्या होगा, x2²। तो क्या दो नंबर्स का स्क्वायर अगर बराबर है तो नंबर्स भी बराबर होंगे? कभी नहीं, कभी हो जाएंगे, मतलब इन जनरल नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखे 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 1 ही होता, दोनों बराबर है। बट क्या 1 -1 के इक्वल होता है? नहीं होता है, तो ये मैप 1 1 नहीं रह जाएगा। ठीक, अब ग्राफ बनाकर चेक करते हैं। ग्राफ, आपको पता है कि ये पैराबोला है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहता है। ठीक, अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल जाएंगी जो ग्राफ को कम से कम 2 पॉइंट पर कट करेंगी। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, मान लीजिए कुछ है x1 है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी मान लीजिए x2 है, तो इस x1 के लिए भी y की वही वैल्यू मिलेगी, इस x2 के लिए भी y की वही वैल्यू मिलेगी। मीन्स x1 भी हमारा y को जाएगा और x2 भी हमारा कहाँ जाएगा, y को जाएगा। x1 भी y को जाएगा, x2 भी y को जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा। बात सही है, 1 1 नहीं रह जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड अगर हमें देखना हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दिए गए फंक्शन का ग्राफ बनाएं और हमें कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वह क्या नहीं रह जाएगा, 1 1 मैप नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। बस ऐसे छोटा छोटा डिफिनेशन हमें देख लेना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ग्राफिकल मेथड, या ऐसे ही नोट करके लिख लीजिए, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन
cuts the graph at more than one point, then the function is not 1 1, then the function is not 1 1। ठीक, तब फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो। बात ठीक है। चलिए और बात करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि जो पैराबोलाज हैं, जितने भी पैराबोलाज हैं वो कभी भी 1 1 नहीं होंगे। कारण क्या, सब ऐसे ही बनेंगे भाई, ऐसे बनेगा। अगर जिसका एक्सिस एक्स होगा वो तो मैप ही नहीं डिफाइन हो पाएगा, वो मैप ही नहीं होता है। तो जितने भी या अपवर्ड या डाउनवर्ड जितने भी हमें फंक्शन मिले जिनका ग्राफ चाहे ऊपर की तरफ बने पैराबोला या नीचे की तरफ, वो कभी भी 1 1 नहीं होंगे। तो एक तरह से क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि जो पैराबोलाज हैं वो कभी भी 1 1 नहीं होते हैं, वो कभी भी 1 1 नहीं होते। ठीक, तो अब आपको चाहे जैसा दे दे, मान लीजिए ऐसा दे दे x² + x + 1, ये भी एक पैराबोला बनेगा जिसका जो माउथ होगा वो अपवर्ड होगा, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक, अब सिर्फ आप देख के बता सकते हैं कि जो पैराबोलाज होंगे वो 1 1 नहीं होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल और एक लेते हैं। जो पैराबोला होता है, जो पैराबोला टाइप का फंक्शन होता है, वो स्टैंडर्ड अगर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, f फ्रॉम r to r गिवन बाई fx मीन्स y इक्वल्स टू ax² + bx + c। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा जिसका जो वर्टेक्स होगा वो -b/2a एंड d/4a होगा, जहाँ पर जो d हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है मीन्स b² - 4ac, b² - 4ac। बट अब जैसे अब ये अगर आपको पता है, डायरेक्ट आपको पता है, इसका डेरिवेशन है लेकिन उस पर नहीं जाना हमें, अब आपको ये पता है तो आपको कोई भी पैराबोला कोई किसी टाइप का फंक्शन देगा, फट से आप उसका वर्टेक्स पता करेंगे और ड्रा कर देंगे। जैसे अभी हमने आपको दिया था एग्जांपल y = x² + x + 1। ठीक, अब इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात तो ग्राफ हमें पता है कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, दो में एक होगा। अब देखिए इसका जो वर्टेक्स है वो हमें पता करना है, वर्टेक्स हमें पता करना है। और ध्यान रहे इसमें मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि अगर जो a है वो पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट, तो जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड बनता है, इसे भी वेरीफाई किया जा सकता है। और अगर a जो है वो नेगेटिव हो तो जस्ट उल्टा डाउनवर्ड बनता है। ठीक, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो ये एक बात क्लियर हो जाएगी, जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, वो अपवर्ड बनेगा। अब हम खाली वर्टेक्स पता कर लें तो वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो -1/2 सब 1 ही है, और b² - 4ac क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि सब 1 ही, 1 - 4 3 आएगा अपॉन 4। तो -1/2 और -3/4 इसका क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। अच्छा यहाँ माइनस होता है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम बना दें, इसको हम बना दें, ये पॉइंट कहाँ होगा, -1/2 -3/4 यहाँ कहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, यहाँ कहीं है। चलिए -1/2 -3/4। अब जो पैराबोला बनेगा अपवर्ड बनेगा, ऐसे बनेगा। ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, 2 पॉइंट पे कम से कम कट करेगा, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो इन जनरल अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और ये जो जानकारी आपको हमने दी है अगर आपको पता है, तो आप फट से कैसा भी पैराबोला दिया हो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये ग्राफिकल तरीका हो गया
फंक्शन को चेक करना जैसे भी संभव हो पाए। अगर जो पहली दूसरी कंडीशन थी मैथमेटिकली चेक करना आसान हो तो आप उससे चेक कर दीजिए, और अगर ग्राफ बनाकर चेक करना आसान हो तो आप उससे चेक कर लीजिए। बात ठीक। इस तरह से आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोसाइन, आप बता सकते हैं कि 1 1 नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ग्राफ बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे बहुत जगह पर कट करेगा तो 1 1 नहीं होते। ठीक बात है। चलिए हम दूसरे टाइप के फंक्शन पे आते हैं, ऑन टू फंक्शन पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन टू फंक्शन या इसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बेसिक्स हैं, इनको डायरेक्ट आपके सिलेबस से कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अब फिर से हम बेसिक डिफिनेशन पर आते हैं। सर्जेक्टिव का क्या मतलब है वहीं से हमें समझ में आएगा। हमने लिया था अगर कोई मैप है, डोमेन उसका मान लीजिए ए है, कोडोमेन बी है, एफ मैप है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बात की थी कि कोडोमेन के एलिमेंट्स छूट सकते हैं। मैपिंग के दौरान मैप डिफाइंड है तो डोमेन के एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए, लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट से छूट सकते हैं। तो बस अगर यही केस फिनिश हो जाए, मीन्स कोडोमेन के भी एलिमेंट्स ना छूटें, मीन्स कोडोमेन के हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड हों, मतलब क्या हुआ कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाए तो ऐसा मैप क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव या ऑन टू मैप कहलाता है। बात ठीक। बस ओवरऑल ये इसका कंक्लूजन है कि कोडोमेन के एलिमेंट भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं वो रेंज बनाते हैं। अब हमने कह दिया कि सारे कनेक्टेड हैं तो सारे रेंज में आ जाएंगे, इसका मतलब कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए चेक करके देखते हैं, कोई मैप हम अप्लाई करके देखते हैं, तब और क्लियर होगा। चलिए पैराबोला वाला ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो एग्जाम्पल है f from r to r given by fx means y x square plus 1। ये है ना, तो हमने देख ही लिया कि पैराबोला 1 1 नहीं होते, तो 1 1 हमें नहीं बताना है। ये बात ऑब्वियस आप कर लीजिए कि ये 1 1 नहीं होगा, सीधे से जान जाइए। ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा। अगर रेंज r के बराबर आ गया तब कोडोमेन चूंकि r है तब हमारा मैप ऑन टू होगा, और रेंज से कम आता है तो ऑन टू नहीं होगा। तो देखिए रेंज निकालने का सबसे पहला तरीका जो हमने सीखा था, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से रूट y माइनस 1। अब क्वांटिटी रूट में आ गई तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मीन्स y को 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। और y क्या है, y ही तो रेंज वैल्यूज़ है। इसका मतलब ये जो मैप है ये कहाँ से कहाँ वैल्यू लेता है, 1 से इन्फिनिटी। तो बाकी रियल नंबर्स का क्या है, इसमें तो पूरा रियल है ना, इसका मतलब जो इसका रेंज आया वो 1 से इन्फिनिटी तक आया। माइनस वाले सारे छूट गए, 0 छूट गया, 1 के लेफ्ट वाला पूरा छूट गया। तो जो 1 इन्फिनिटी है ये r के बराबर तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। बात ठीक। चलिए, तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। और अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हो ऑन टू। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इक्वल्स टू साइन x प्लस 2x। ये है साइन x प्लस 2x। ये ऑन टू है कि नहीं हमें चेक करना है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, मतलब मान लीजिए 0 से हम शुरू करें और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएं, तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये ओवरऑल क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं। भाई साइन x जो वैल्यू है, साइन x वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक, तो ये बहुत फर्क नहीं डालेगा। x यहाँ लीनियर है, x जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे लगातार ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और जब x इन्फिनिटी को चला जाएगा तो ये क्वांटिटी भी इन्फिनिटी को चले जाएगी। मीन्स y जो है ये y है, y पूरी वैल्यू लेगा इन्फिनिटी तक,
ऐसे ही x हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ घटाते जाएंगे तो फिर से ये पूरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेगा, क्योंकि ये लगातार घटता जाएगा। तो जो y है वो पूरा इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मतलब पूरा पूरा r है, y बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑनटू हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको चेक करना है। तो ये तो बात रही ऑनटू फंक्शन की। अब ऐसा मैप जो 1 भी हो ऑनटू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। अ मैप विच इज 1 एंड ऑनटू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैप। वन प्लस ऑनटू। ठीक, तो इसमें क्या चेक करना, दोनों चेक कर लेंगे, 1 भी चेक करेंगे, ऑनटू भी चेक करेंगे, जो हो जाएगा वही काम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हमने देख लिया। अब इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।